नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जहां से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। बिहार का एक ऐसा जिला जिसका इतिहास भारत के इतिहास के पन्नों में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्वी चंपारण के बारे में, जो कि बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। इस जिले का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंपा और अरण्य। इसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से ढका हुआ जंगल। बता दें कि वर्ष 1971 में चंपारण को विभाजित करके पूर्वी चंपारण को बनाया गया था। मोतिहारी में इस जिले का मुख्यालय स्थित है। यदि हम इसके चौहद्दी की बात करें तो इसके पूर्व में शिवहर, सीतामढ़ी, यदि पश्चिम में देखें तो पश्चिम चंपारण, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की दिशा में देखें तो मुजफ्फरपुर, और उत्तर की दिशा में नेपाल स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल 3,968 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 50,99,371 है। इस जिले में 6 अनुमंडल, 27 प्रखंड और 1,344 गाँव तथा 9 शहरी स्थानीय निकाय मौजूद हैं। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं पूर्वी चंपारण के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। इसका इतिहास महाकाव्य काल जितना पुराना है। बता दें कि यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव द्वारा घोर तपस्या की गई थी। इसका इतिहास त्रेता युग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इतिहास के अमूल्य पन्नों पर देखने को मिलेगा। त्रेता युग के समय चंपारण की धरती पर माता सीता की शरण स्थली होने के कारण यह पवित्र है। तो वहीं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिहाज से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। चंपारण मिथिला प्रदेश का राजा जनक के समय एक अहम अंग हुआ करता था। वहीं 3री सदी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने भी यहाँ उपदेश भी दिए थे। इसी के याद में चंपारण में स्तंभ और स्तूप का निर्माण प्रियदर्शी अशोक द्वारा करवाया गया। आगे चलकर मिथिला के साथ साथ चंपारण भी कर्नाट वंश के अधीन हो गया। कर्नाट वंश के अधीन यह क्षेत्र गुप्त वंश और पाल वंश के पतन के बाद आया। आगे चलकर मुसलमानों ने भी यहाँ शासन किया। मुसलमानों के शासन के बावजूद भी यहाँ पर स्थानीय क्षत्रियों का सीधा शासन देखने को मिला। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण के रैयत और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर मोतिहारी आए थे। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा नील की फसल के लिए लागू 3 कठिया खेती के विरोध में पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। आज़ादी की लड़ाई में यह पहले चरण की एक सफल शुरुआत देखने को मिली थी। चंपारण को एक स्वतंत्र इकाई वर्ष 1886 में अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया था। आगे चलकर उन्हें चंपारण का विभाजन वर्ष 1971 में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के रूप में कर दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति की सूची में हम सबसे पहले जानेंगे राजकुमार शुक्ल। चंपारण के मुरली भराहवा ग्राम के निवासी थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था और फिर से अपने क्षेत्र में किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण की दास्तां भी बताई। साथ ही साथ इसे दूर करने का आग्रह भी किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपारण के आंदोलन से महात्मा गांधी के जुड़ाव का श्रेय राजकुमार शुक्ल को जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम जानेंगे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक थे। इनका जन्म 25 जून वर्ष 1903 में मोतिहारी में हुआ था। इनके पिता रिचर्ड वेलमेजली ब्लेयर चंपारण के ही अफीम विभाग में कार्यरत एक सिविल अधिकारी थे। जन्म के कुछ समय बाद ही जॉर्ज ऑरवेल इंग्लैंड चले गए और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ लेखन आरंभ किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 9 किताबें लिखी और वे सभी प्रकाशित भी हुई। इनमें 3 गैर फिक्शन किताबें थीं और 6 काल्पनिक पुस्तकें थीं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में 1984 और एनिमल फार्म है। चलिए अब हम जानते हैं रमेश चंद्र झा के बारे में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। इनका जन्म चंपारण जिले के फुलवरिया गांव में 8 मई 1928 को हुआ था। रमेश चंद्र झा स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी और मैथिली के कवि, पत्रकार और उपन्यासकार भी थे। इनके कहानी और कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता की झलक और मानव मूल्यों और जीवन के संघर्ष की अभिव्यक्ति साफ साफ देखने को मिलती थी। रमेश चंद्र झा ने चंपारण के समृद्ध साहित्यिक विरासत को अपने और सपने चंपारण की साहित्य यात्रा नाम के एक शोधपरक पुस्तक में बड़े ही सुंदरता के साथ सहेजा है। चंपारण के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की सूची में अब हम जानेंगे राधा मोहन सिंह के बारे में। ये एक राजनीतिज्ञ और भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1949 को पूर्वी चंपारण में हुआ था। अभी ये पूर्वी चंपारण क्षेत्र से ही लोकसभा सांसद हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनुरंजन झा के बारे में, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं।
अनुरंजन झा पूर्वी चंपारण के फुलवरिया नामक गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक तक इतिहास के विषय में पढ़ाई की। आगे चलकर पत्रकारिता में भारतीय जनसंचार संस्थान से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश भी पेशे से एक भारतीय पत्रकार हैं, जिनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। इनका जन्म भी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ था। इन्होंने कई कार्यक्रम होस्ट किए जो लोगों के बीच काफी प्रचलित भी हुए, जिसमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और प्राइम टाइम शो के साथ देश की बात शामिल है। ये अब तक 5 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें देखते रहिए, इसमें शहर होना, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, रवीश पंथी और बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। रवीश कुमार हाल में ही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। आइए अब अपने इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पूर्वी चंपारण में हम रेल, सड़क और वायु मार्ग के जरिए कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेल मार्ग के बारे में। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बापू धाम मोतिहारी है, जिसका स्टेशन कोड BMKI है। बता दें कि यह भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। इस स्टेशन से कई महत्वपूर्ण जगहों के लिए रेलगाड़ियां चलती है। इन महत्वपूर्ण जगहों में नई दिल्ली, आनंद विहार, हावड़ा और पाटलिपुत्र जंक्शन, जहां से राजधानी पटना का जंक्शन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के अलावा यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में जीवधारा, जिसका स्टेशन कोड JDR, मोतिहारी कोट, जिसका स्टेशन कोड MCO, पिपरा, जिसका स्टेशन कोड PPA, चकिया, जिसका स्टेशन कोड CAA और महसी, जिसका स्टेशन कोड MAI है, आदि रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। यदि राजधानी पटना से हम पूर्वी चंपारण के मुख्यालय बापूधाम मोतिहारी आना चाहें तो वहां से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन पटना से थोड़ी ही दूरी पर स्थित पाटलिपुत्र जंक्शन से यहाँ के लिए आसानी से ट्रेन आपको मिल जाएगी। आइए अब अपने इस चर्चा में हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। यह जिला बिहार के लगभग सभी प्रमुख मार्गों से जुड़ता है। लगभग 160 किलोमीटर की ही दूरी पर राजधानी पटना से मोतिहारी शहर स्थित है। यह सफर हम निजी वाहन, बाइक या निजी अथवा सरकारी बस के द्वारा भी तय कर सकते हैं। पटना से मोतिहारी हम वाया NH 22 और NH 27 के जरिए भी आ सकते हैं। यह सड़क गोबरसही, मुजफ्फरपुर में घोघर, डीहा, दुर्गा स्थान मार्ग, सीतामढ़ी मार्ग से NH 22 पहुंचेगी। उसके बाद NH 27, NH 527 D से 12 बरियारपुर मोतिहारी आएगा। फिर स्टेट हाईवे 54 के रास्ते मोतिहारी आ सकते हैं। इस सड़क मार्ग के जरिए 153 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस सफर को तय करने में 3.5 से 4 घंटे तक का समय लग जाएगा। वहीं वाया NH 27 के जरिए भी यह सफर आप तय कर सकते हैं। यहाँ से आपको 151 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको 3.5 से 4 घंटे की दूरी तय करनी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप पटना या कहीं से भी पूर्वी चंपारण जिले के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में BR 05 वाली गाड़ियां दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आप पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वी चंपारण का सबसे निकटतम हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो कि पटना में स्थित है। इस हवाई अड्डे से भारत के कई महत्वपूर्ण नगरों और महानगरों के लिए विमान उड़ान भरती हैं। इस एयरपोर्ट से मोतिहारी की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस, निजी गाड़ी या ट्रेन के जरिए भी मोतिहारी आ सकते हैं। इस जिले के लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। चलिए अब आगे की इस चर्चा में हम बात करते हैं यहाँ के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। इस जिले के लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है और यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर होती है। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल, धान, मसूर, गन्ना और जूट आदि है। यहाँ कृषि के अलावा पशुपालन भी आय के स्रोत में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा यहाँ छोटे पैमाने पर मोती बटन उद्योग, मत्स्य विकास जैसे उद्योग भी लोकप्रिय हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती इसकी सहायक नदियां द्वारा जिले के जल निकासी व्यवस्था में नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा यहाँ छोटे पैमाने पर मोती बटन उद्योग, मत्स्य विकास जैसे उद्योग भी लोकप्रिय हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और इसकी सहायक नदियां द्वारा जिले के जल निकासी व्यवस्था में नियंत्रित होती हैं। सिंचाई के दृष्टिकोण से भी ये नदियाँ अपना अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी अहम योगदान है। चलिए अब आगे के इस चर्चा में हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण के पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन स्थलों की सूची में हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध स्तूप की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। यह स्तूप मोतिहारी के पास केसरिया नामक जगह पर स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 51 किलोमीटर पर ही है। यह दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है। अब अपने इस चर्चा में हम जानेंगे गांधी संग्रहालय के बारे में। यह संग्रहालय सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ आपको चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कई स्वतंत्रता सेनानी और महान नेताओं की तस्वीरें और उस समय से जुड़े कुछ चीज़ों के अंश की झलक देखने को मिलेगी। यह जिला मुख्यालय से म्यूजियम से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आइए अब अगले नंबर पर हम बात करते हैं जॉर्ज ऑरवेल स्मारक के बारे में।
दरअसल यह स्मारक 20वीं सदी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल के याद में उनके जन्म स्थान पर बनाया गया था। इस स्मारक की दूरी जिला मुख्यालय से 3 से 3.5 किलोमीटर पड़ेगी। आइए अब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क के बारे में। यहाँ चंपारण सत्याग्रह का स्मारक आपको देखने को मिल जाएगा। यह स्मारक पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय में ही स्थित है। आइए अब हम बात करते हैं अशोक स्तंभ लौरिया अरेराज की। यह एक 36 फीट ऊंचा स्तंभ है। इसे सम्राट अशोक के आक्षेप को लेकर एक संरक्षित स्मारक के रूप में यह घोषित हुआ है। यह जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 31 से 32 किलोमीटर की है। इस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है। अब हम आखिरी में बात करते हैं मोतिहारी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित अरेराज मंदिर के बारे में। यह मंदिर इस क्षेत्र का काफी लोकप्रिय भगवान शिव का मंदिर है। सावन के महीने में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जिला मुख्यालय से यदि इसकी दूरी देखें तो 28 किलोमीटर दक्षिण से गंडक नदी के किनारे स्थित है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं पूर्वी चंपारण से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।